हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे संसद के कार्यों के बारे में। हाँ, भारत की व्यवस्थापिका का नाम ही संसद है और व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधि निर्माण। हमारे भारत में शासन की संघीय प्रणाली लागू की गई है, जिसमें विधायी शक्तियाँ अलग अलग स्तरों पर बांटी गई हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची के द्वारा विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में बांटा गया है। जो संसद है उसको संघ सूची के विषय तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। और अवशिष्ट विषय हैं, मतलब जो संविधान में जो विषय शामिल नहीं किए गए थे पहले, उन विषयों की जो सूची है, अवशिष्ट सूची, इस पर भी संसद कानून बना सकती है। और कई विशेष परिस्थितियों में वह राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। आगे हम बात करते हैं, जब संसद कानून बनाती है तो कानून बनाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। विधेयक के 2 प्रकार हैं, एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो कार्यपालिका के सदस्य, जैसे जैसे मंत्रिपरिषद से कोई मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी जो विधेयक प्रस्तुत करता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। जबकि गैर सरकारी वो होता है जो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि लोकसभा के सदस्य द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। वह है गैर सरकारी विधेयक होता है। अब हम बात करेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले कानून किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जो कानून प्रस्तुत किया जाता है, जो उसका प्रस्ताव होता है, उसे हम विधेयक कहते हैं। विधेयक के 3 वाचन किए जाते हैं। प्रथम वाचन में अनुमति ली जाती है। प्रथम वाचन में कोई भी संबंधित सदस्य लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेता है और आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है। दूसरे वाचन में प्रवर समिति का गठन किया जाता है, जो विधेयक की बारीकियों पर विचार करता है, उसकी धाराओं पर चर्चा करता है और उसकी प्रत्येक धाराओं पर मतदान भी करवाता है। फिर अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करता है। तीसरे वाचन में कुछ सामान्य औपचारिक संशोधन किए जाते हैं और सामान्य सी चर्चा भी की जाती है और फिर उस पर मतदान किया जाता है। मतदान करने के बाद यदि उसे बहुमत मिलता है तो वह पारित हो जाता है, बहुमत नहीं मिलता तो पारित नहीं होता है। एक सदन से पारित हो जाने के बाद वह दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में फिर से वही 3 वाचन किए जाते हैं और 3 वाचनों में यदि वह पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है। वह हस्ताक्षर करता है और कानून बन जाता है। लेकिन यदि दूसरा सदन उसे 6 महीने के लिए अपने पास रख ले या फिर उसे पारित नहीं करे
तो ऐसा समझा जाता है कि दोनों सदनों में आपस में विधेयक के लिए मतभेद है और वह कानून नहीं बन पाता है। अगर लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर दे और राज्यसभा उसको पारित नहीं करे तो उसके लिए भी संविधान में एक प्रावधान है संयुक्त बैठक का। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन वह उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसकी कार्यवाही का संचालन किया जाता है। जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा के सदस्य संख्या में ज़्यादा होते हैं, इस कारण जब किसी विधेयक पर मतदान किया जाता है तो वह अगर उसे बहुमत मिलता है तो वह पारित हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और हस्ताक्षर करने के बाद वह कानून बन जाता है। दोनों सदनों के द्वारा विधेयक पारित करने के बाद वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा संसद दोनों का ही अभिन्न सदस्य है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 111 में यह वर्णन है कि केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनेगा। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है, लेकिन संसद उसको फिर से राष्ट्रपति को लौटा दे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना जरूरी है। संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन यह है संसद की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा वह लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या संसद के पास सभी नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार है? नहीं है। जो संख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम तथा ईसाइयों के सामाजिक तथा धार्मिक निर्णय लेने के लिए उनके अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड हैं जो इनके लिए कानून बनाते हैं। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब हम बात करेंगे धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 109 में इसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद यह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को 14 दिन में ये विधेयक वापस लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। अगर वह नहीं लौटाता है तो ये राज्यसभा से 14 दिन में पारित समझा जाता है। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाता है। धन विधेयक कभी भी गैर सरकारी नहीं होता, यह हमेशा सरकारी विधेयक ही होता है, मतलब ये मंत्री द्वारा ही लाया जाता है। संसद का तीसरा कार्य है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के आधार पर ही किसी संविधान को कठोर या लचीला कहा जाता है। अगर संविधान संशोधन मुश्किल से हो पाता है, आसानी से नहीं कर सकते, तो वो कठोर है। जैसे अमेरिका का संविधान
और लचीले संविधान में आसानी से संविधान संशोधन किया जा सकता है, जैसे ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटेन का। हमारे संविधान में संशोधन करने के बारे में अनुच्छेद 368 में वर्णन है, जिसमें 2 प्रक्रियाओं का वर्णन है। एक पहली विधि है 2/3 बहुमत से। संविधान की बहुत सारी धाराएं 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधित की जा सकती हैं और कई अनुच्छेदों में या धाराओं में 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, साथ ही ये आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तभी उनमें संशोधन हो सकता है। और तीसरी विधि जिसका अनुच्छेद 368 में वर्णन नहीं है, वह है साधारण बहुमत द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। विशेष बात, इसमें कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है और इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साधारण विधेयक और धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार है, क्योंकि धन विधेयक तो केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है और साधारण विधेयक को अगर राज्यसभा पारित न करे तो लोकसभा संयुक्त बैठक के द्वारा उसे पारित करा सकती है। लेकिन संविधान संशोधन में लोकसभा तथा राज्यसभा के पास एकाधिकार है, दोनों के पास समान अधिकार है, क्योंकि लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा पारित नहीं करे तो वह संयुक्त बैठक नहीं करा सकता। लोकसभा संयुक्त बैठक नहीं करा सकता, नहीं राष्ट्रपति उससे संयुक्त बैठक करा सकता है। इस प्रकार दोनों का समान अधिकार रहता है संविधान संशोधन में। आज हमने संसद के कार्य के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।